अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी के सैम्पल क्वेश्चंस फिजिक्स के लिए जो अपलोड हुए हैं। आज की इस वीडियो में उसके लेक्चर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू नंबर 21 से लेकर 30 तक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद रहे लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हमने 1 से लेकर 20 तक जो है वो एमसीक्यू जो पीएमसी ने एज अ सैम्पल क्वेश्चन एमडीकेट के एग्जाम के लिए अपलोड किए थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू नंबर 21 से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। इसमें कहा जा रहा है इफ वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट इज। अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर बनाए, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट इज, इंड्यूस करंट जो है वो क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू डिक्रीज, इंक्रीज, वैनिश, केप्ट कांस्टेंट। तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो हमें करंट को भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज। हमने कहा प्रिंसिपल बिहाइंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज, प्रिंसिपल क्या है इसका, इसमें कहा जा रहा है ऑसिलेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, नन ऑफ दिस। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है ऑसिलोस्कोप में जो है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये चीज़ें बाकायदा क्या की जाती है, करंट की जो है चार्ज पार्टिकल को गुजार कर उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब वो एसोसिएट है किसके साथ, ऑसिलेशन के साथ। तो लिहाजा उसका नाम भी ऑसिलोस्कोप है और इसका ताल्लुक किससे है, ऑसिलेशन से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट 50 हर्ट्ज AC into DC, then the number of pulses present in rectifier voltages। अगर आपको मालूम हो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें जो आउटपुट आता है वो पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज होता है, पल्सेस आते हैं। हमें कहा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला, जिसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, डीसी में। द नंबर ऑफ पल्सेस प्रेजेंट इन रेक्टिफायर वोल्टेज, नंबर ऑफ पल्सेस हमें बतानी है कि रेक्टिफायर वोल्टेज में कितनी होगी। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, गौर से सुनिएगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में होता क्या है भाई, एसी करंट क्या होता है, हाफ वेव पॉजिटिव, हाफ वेव नेगेटिव, हाफ वेव पॉजिटिव, हाफ वेव नेगेटिव, ये है। अब जो वो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी सिर्फ हाफ पॉजिटिव वेव को गुजरने देता है, जबकि नेगेटिव वेव को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। हाफ पॉजिटिव वेव को गुजरने देता है जबकि नेगेटिव वेव को गुजरने नहीं देता। अब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एसी करंट जो है ना 50 मरतबा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। अब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले एसी करंट को अगर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे तो इसकी पल्सेस भी जो होंगी ना, करंट आएगा नहीं आएगा, करंट आएगा नहीं आएगा, करंट आएगा नहीं आएगा, तो ये जो 50 जो पल्सेस होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम वही होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वही जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होगी वही इसकी पल्सेस की भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब देखें भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास है 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी है 75। तो आपको मालूम है सेम होगा तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी 50। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ फोटोन। फोटोन पे कितना चार्ज होता है, सबको पता है, जीरो। फोटोन में कितना चार्ज होता है, जीरो। फिर बच्चे आएंगे सर पीएमसी में ऐसे सवाल नहीं आते, बेटा ऐसे तमाम बच्चों से बचना है। और अगर आपका कोई दोस्त अगर ऐसा हो जो बात बात पे कहता हो ना पीएमसी में ऐसे सवाल नहीं आते, तो उसको मेंशन भी करो कमेंट में, ताकि उसको भी थोड़ा एहसास दिलाओ कि भाई अपने आप को इंप्रूव करो, वरना आप भी उस फेलियर में शामिल हो जाओगे। चार्ज ऑफ फोटोन इज, भाई सबको पता है बगैर ऑप्शन के, फोटोन पे चार्ज क्या होता है, जीरो, खत्म होगी बात। नेक्स्ट, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन इज ड्यू टू, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी है ना, उसमें कहा जा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी जो है ना मोमेंटम और पोजीशन की वजह क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और इसी तरीके से 2 डायमेंशनल मोशन,
एक्सट्रीम वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी। तो इसकी जो अनसर्टेनिटी की वजह क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मोमेंटम जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। देखिए भाई यहाँ जो है ना मोमेंटम एंड पोजीशन में जो मेन वजह अनसर्टेनिटी आती है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसकी मूवमेंट की वजह से जो रेडिएशन इमिट हो रही होती है, लिहाजा मैटर की प्रॉपर्टी और रेडिएशन की वजह से उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज, एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो फोर्थ ऑर्बिट है वो उसकी एनर्जी क्या होगी, ये भी बच्चों को जो है वो पहले से आइडिया हो रही होगी भाई इसका फॉर्मूला। तो ये है E बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर, फोर्थ है तो -13.6 ये आ जाएगा स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, -13.6 अपॉन 16। हमें मालूम है आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। 1 से क्या 13.6 को अगर 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मालूम है आंसर 1 से थोड़ा छोटा होना चाहिए, डिवाइड करने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्शन में तलाश करूंगा, ऑप्शन में तलाश करने जा रहा हूं तो -2 भाई ये 1 से बड़ा है, -3.1 से बड़ा है, -13.6 ये भी 1 से बड़ा है, -0.85 क्या है इसका आंसर, क्या है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इसका आंसर है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी है ना हाइड्रोजन की, आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी, भाई आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हाइड्रोजन के एटम को अगर आयनाइज करना है, हाइड्रोजन के एटम को आयनाइज करना है यानी इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी इसकी 13.6 है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उसका उतना ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो सबको ज़बानी मालूम होगा, चैप्टर नंबर 19 हाल ही में पढ़ चुके हो। सेकंड इनवर्स जो है, गौर से सुनिएगा, सेकंड इनवर्स जो है वो क्या है इसका है, तो क्या होना चाहिए सेकंड इनवर्स, भाई सेकंड मिनट आर एंड सेकंड इनवर्स, ये हो गया। अब जो है ना आखिर के दो सवाल जो हैं, मैं अगर इसकी बात करूँ, आखिर के अगर दो सवाल की बात करूँ, ये वाकई उन्होंने जो है वो मुश्किल बनाने की एक नाकाम कोशिश की है। अब तक जितने भी सवाल आते गए सारे सिंपल थे, स्ट्रेट थे, कुछ रिकॉल वाले थे, और रिकॉल के अलावा जो बहुत से सवालात जो थे, रिकॉल के अलावा जो बहुत से सवालात जो थे, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो सारे सवालात जो थे रिकॉल के अलावा वो तमाम सवालात जो थे वो ईजी थे। अब जो है ये दो सवाल उन्होंने सीधा सीधा फेडरल से उठाया और ना ये जानने की कोशिश की कि क्या ये कोर्स में शामिल है या ये कोर्स में शामिल नहीं है, इस किस्म की कोई जो है वो जानने की जहमत ही नहीं की, सीधा सीधा नेट से सवाल उठाए हुए उन्होंने। और इसका जो पहला है व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी न्यूट्रॉन बीटा डीके, तो गूगल पे अगर आप सर्च करते हो सीधा सीधा आपको मिल जाता है 783 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 783 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इसका आंसर है। बुक में आपके पास कहीं अगर लिखा हुआ है फेडरल की बुक्स वगैरह में तो ये आपने याद करना सीधा गूगल से। नेक्स्ट सवाल जो इन्होंने उठाया वो क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 अगेंस्ट अल्फा डीके इज 4.5 एक्सपोनेंट 9 years। फाइंड द एक्टिविटी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 238। ये भी सीधा सीधा उन्होंने नेट से उठाया है, आप सर्च करोगे सीधा गूगल के सामने ये एमसीक्यू आ जाएगा, लेकिन वहां 1 ग्राम करके आपको सवाल मिलेगा, वहां क्या मिलेगा आपको 1 ग्राम करके ये ऑप्शन मिल रहा है, यही सवाल आपके सामने है। और इसके तमाम ऑप्शन जो है नेट पे इसका सोल्यूशन भी आसानी से अवेलेबल है, नेट पे इस एमसीक्यू का सोल्यूशन भी आसानी से अवेलेबल है, और इसके तमाम ऑप्शन भी जो है वो उन्होंने यहाँ गलत सलत मार्क किए हैं। तो मैं आपको इस एमसीक्यू का आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या है, इसके चारों ऑप्शन जो है वो क्या है रॉन्ग है। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो है वो द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238, हाफ लाइफ यूरेनियम 238 का जो है वो दिया गया है 4.5 एक्सपोनेंट 9 years। फाइंड द एक्टिविटी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 238। और ये एमसीक्यू डालने से पहले ये सोचा भी नहीं है क्या ये बगैर कैलकुलेटर के कोई बच्चा सॉल्व भी कर सकता है, नहीं कर सकता,
क्योंकि मैंने खुद इस एमसीक्यू को जो सॉल्व किया वो कैलकुलेटर की मदद से किया है। आपके पास टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट है, 1 मिनट में बगैर कैलकुलेटर के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इन्होंने बगैर सोचे ना ये जानने की कोशिश की, ना ये जानने की जहमत की कि क्या ये बच्चा 1 मिनट में सॉल्व कर सकता है नहीं कर सकता, बस उठा के उन्होंने क्या करना है दे दिया। ना इसमें कोई ऐसा कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट मौजूद हो जो हम कहें वाह क्या सवाल है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है इंटर वाली। आइए मैं आपको बताता हूँ भाई। सबसे पहले यहाँ इसकी अगर मैं बात करूँ भाई, आपके पास जो हाफ लाइफ कितना है 4.5 एक्सपोनेंट 9 ईयर्स, ये ईयर्स में आ गया। ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो एक साल में 3.16 एक्सपोनेंट 7 सेकंड्स होते हैं। इससे मैंने मल्टीप्लाई किया। आप देखो मल्टीप्लाई बगैर कैलकुलेटर के करना है, मैंने तो भाई कैलकुलेटर से किया, सीधी क्लियर कट बात है। सवाल देने वाले ने ये जहमत ही नहीं की कि ये बगैर कैलकुलेटर सॉल्व हो भी सकता है नहीं हो सकता। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया ये 1.42 एक्सपोनेंट 17 हो गया। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। तो हमारे पास अब मैं ये दो चीज़ें ला रहा हूँ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 और डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट यहाँ डिवाइडेड है, वहाँ आ गया, हाफ लाइफ यहाँ आ गया। हाफ लाइफ हम निकाल चुके हैं 1.42 एक्सपोनेंट 17, ये यहाँ रख देते हैं। तो मतलब डीके कांस्टेंट जो यहाँ है ये किसके बराबर हो गया 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन हाफ ना। तो हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ ये है 1.42 एक्सपोनेंट 17, ये यहाँ रखा 0.693 1.42 एक्सपोनेंट 17। अब n चाहिए, n कैसे होगा भाई 1 किलोग्राम है ना, गौर से सुनिएगा, एक मिनट थोड़ा सा, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम जो हमें दिया गया इसका मतलब 1000 ग्राम है। और 238, गौर से सुनिएगा, 238 ग्राम जो यूरेनियम के होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। क्या होते हैं 1 मोल के। तो पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें नंबर ऑफ एटम चाहिए ना, तो नंबर ऑफ एटम जानने के लिए, गौर से सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 ग्राम को 238 ग्राम से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जो भी नंबर आ जाएगा मैं उसे 6.02 से क्या करूँ, देखो ये एवोगैड्रोस नंबर है, क्या है एवोगैड्रोस नंबर। आपको मालूम है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं। तो यहाँ क्या है 1 किलोग्राम था, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 238, तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसे एवोगैड्रो नंबर से क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 2.53 एक्सपोनेंट 24, यहाँ आ गया 2.53। अब 0.693 मल्टीप्लाई बाय 2.53 डिवाइड बाय 1.42, इन तीनों नंबर को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, ये नंबर आ जाएगा। एक्सपोनेंट 24 अपनी जगह है, एक्सपोनेंट 17 यहाँ पॉजिटिव में ऊपर जाकर माइनस में हो गया। अब 24 में से ये हो गया 1.234 और 24 में से अगर मैं -17 करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंट 7 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिविटी आएगी, इसका आंसर आएगा 1.234 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड इनवर्स। नेट पर भी बाकायदा इसका सोल्यूशन जो है अवेलेबल है और उसमें भी आंसर यही है, जबकि यहाँ सारे ऑप्शन जो थे वो क्या थे, रॉन्ग थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको जो है वो फायदा हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन में आपका इजाफा हुआ होगा। तो याद रहे, एक दो जो अजीबोगरीब किस्म के सवाल थे ना, 30 सैंपल क्वेश्चन में सिर्फ 2 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म के उन्होंने किए थे, शामिल किए थे। और लास्ट टाइम भी इस टाइप के अगर कोई सवाल होते हैं तो उसके नंबर तक भी दिए गए थे कि भाई 200 में से 14 क्वेश्चंस जो थे वो इस टाइप के सवालात थे, आउट ऑफ कोर्स थे। तो बिल्कुल ही इस टाइप का कोई सवाल होता है उसको बाकायदा चैलेंज भी किया जा सकता है। ये अगर एमसीक्यू आ जाए ना तो इसको बाकायदा आप चैलेंज भी कर सकते हो कि बगैर कैलकुलेटर के इस टाइप का आप एमसीक्यू कैसे दे सकते हो। और अगर वो चैलेंज हार जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो लास्ट टाइम याद रखिएगा 200 में से 14 एमसीक्यू के नंबर जो है वो बच्चों को फुल मार्क्स भी दिए गए थे, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने पर, चैलेंज करने पर बाकायदा पीएमसी इसके ऊपर जो है वो एक्शन भी लेती है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।